भारत का संविधान, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक मोटी सी किताब की तस्वीर आती है। लेकिन ये सिर्फ कोई किताब नहीं है, इसके पीछे एक बहुत लंबी, बहुत पेचीदा कहानी है, लगभग 170 साल की, एक राष्ट्र के बनने की कहानी। तो आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे जरूरी पन्नों को पलटेंगे। सोचिए, 170 साल, दर्जनों कानून, न जाने कितने संघर्ष, तब जाकर एक राष्ट्र का जन्म हुआ। तो सवाल यह है कि ये सफर आखिर था कैसा? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश शासन से लेकर आजादी तक हम कैसे पहुंचे। अब देखिए, ये 70 साल का इतिहास थोड़ा पेचीदा लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा है कंपनी का राज, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा था, और दूसरा ताज का शासन, यानी जब सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई। ये बंटवारा हमें समझने में मदद करेगा कि पावर कैसे और क्यों शिफ्ट हुई। तो कहानी शुरू होती है कंपनी के राज से। ईस्ट इंडिया कंपनी आए तो थे व्यापारी बनकर, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे। पर जैसे जैसे कंपनी की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उनका भ्रष्टाचार और खराब मैनेजमेंट भी बढ़ा। और ये बात लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद को खटकने लगी। उन्हें लगा कि भाई अब इन पर लगाम कसनी पड़ेगी। और इसी लगाम कसने की कोशिश हमें इस टाइमलाइन में दिखती है। 1773 से लेकर 1853 तक एक के बाद एक कई कानून आए। हर कानून के साथ कंपनी की ताकत थोड़ी कम होती गई और ब्रिटिश संसद का कंट्रोल थोड़ा बढ़ता गया। मतलब धीरे धीरे पावर सेंटर कलकत्ता से लंदन शिफ्ट हो रहा था। इसकी शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये एक तरह से पहला बड़ा कदम था। इसी कानून से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना और जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे कंपनी के काम में दखल दिया था। फिर आए चार्टर एक्ट्स। 1813 वाले एक्ट ने कंपनी का जो व्यापार पर एक छत्र राज था उसे लगभग खत्म कर दिया। हाँ, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। और पहली बार पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा अलग रखा गया। फिर आया 1833 का एक्ट, जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इससे पावर और भी ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गई। और फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। ये एक और बड़ा मोड़ था। जानते क्यों? क्योंकि पहली बार सिविल सर्विसेज के दरवाजे भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए, खुली प्रतियोगिता के जरिए। हाँ, ये एक छोटा कदम था, पर इसने उम्मीद की एक नई किरण जगाई। लेकिन फिर साल आया 1857, एक ऐसी क्रांति जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी और उन्हें एक बात साफ समझ आ गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे भारत पर राज नहीं किया जा सकता। कंपनी का खेल अब खत्म हो चुका था। तो इस महान विद्रोह के बाद भारत के इतिहास का एक नया पन्ना खुला। सत्ता अब कंपनी के हाथ से फिसलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी रानी के हाथ में पहुंच गई। तो चलिए देखते हैं इस नए दौर में क्या कुछ बदला। 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम। इसने एक झटके में कंपनी का राज खत्म कर दिया। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश महारानी का शासन था और जो गवर्नर जनरल होता था उसका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जो सीधे रानी का आदमी होता था। ये भारत के लिए एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। अब हम 20वीं सदी में आ चुके थे। भारत में आज़ादी की मांग अब जोर पकड़ रही थी। लोग अपने हक मांग रहे थे। इसके जवाब में अंग्रेजों ने कुछ सुधार तो किए, लेकिन उनकी नीयत में वही पुरानी बांटो और राज करो की नीति झलकती थी। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद उदाहरण था 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में लाया गया पृथक निर्वाचन। इसका सीधा सा मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट देंगे। इस एक नीति ने भारतीय समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया, जिसके नतीजे बहुत दूरगामी हुए। और इसी वजह से उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी उपाधि है जिसने भारत के भविष्य पर, यहाँ तक कि उसके बंटवारे पर भी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। फिर 1919 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन्होंने एक और अजीब सी चीज पेश की, द्वैध शासन या डायरकी। ये एक तरह की दोहरी सरकार थी। सोचिए, सरकार के कामों को दो लिस्ट में बांट दिया गया, एक आरक्षित और दूसरी हस्तांतरित। पैसे और पुलिस जैसे जरूरी मामले अंग्रेज गवर्नर ने अपने पास रखे और स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे कम जरूरी मामले भारतीय मंत्रियों को दे दिए। मतलब पावर दी भी और नहीं भी।
हाँ, 1919 के इस कानून में एक अच्छी बात जरूर हुई। पहली बार महिलाओं को वोट देने का हक मिला। हालांकि यह हक सबको नहीं मिला था, कुछ शर्तें थीं, जैसे कि प्रॉपर्टी और एजुकेशन। लेकिन फिर भी ये बराबरी की लड़ाई में एक बहुत जरूरी कदम था। तो अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का दबाव बढ़ता जा रहा था, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और दुनिया बदल रही थी। अब अंग्रेजों के लिए भी सत्ता सौंपने का वक्त आ गया था। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा मील का पत्थर था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं था, इसमें पूरे 321 अनुच्छेद थे। असल में यही वो दस्तावेज था जो हमारे आज के संविधान का ब्लूप्रिंट बना। इस कानून ने राज्यों में वो जो द्वैध शासन वाली अजीब व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया और उन्हें ज्यादा आज़ादी दी। लेकिन मजा देखिए, यही द्वैध शासन अब केंद्र में लागू कर दिया गया। तो ये पूरी आज़ादी की तरफ एक बड़ा लेकिन अधूरा कदम था जिसने आगे का रास्ता तैयार किया। और फिर आखिरकार आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये लॉर्ड माउंटबैटन के प्लान पर आधारित था और इसी कानून ने ब्रिटिश भारत को 2 नए देशों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 को करीब 200 साल का ब्रिटिश राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन और पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी। एक भारतीय का देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना इस बात का प्रतीक था कि सत्ता अब वाकई में भारतीयों के हाथ में आ चुकी है। तो अगर इस पूरे सफर को हम सार में देखें तो ये 4 बड़े पड़ावों से गुजरा। पहला, रेगुलेशन, जब कंपनी पर लगाम कसी गई। दूसरा, ट्रांसफर, जब 1857 के बाद सत्ता सीधे क्राउन के पास चली गई। तीसरा, सुधारों का दौर, जिसमें बंटवारे की नींव पड़ी। और चौथा, ब्लूप्रिंट, यानी 1935 का वो कानून जिसने हमारे संविधान की शक्ल तय की। तो ये जो कानून थे, ये सिर्फ नियम कानून नहीं थे, ये असल में एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे इतने संघर्षों, बहसों, सुधारों और कुर्बानियों के बाद एक नए, आजाद और संप्रभु भारत ने जन्म लिया।